नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो क्लास आप लोगों की चल रही थी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में पढ़ रहे थे आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस, यानी कि यूरोपियों का आगमन भारत में। और उसकी आज आप लोगों की क्लास छठी है, क्लास नंबर छठी है। इससे पहले आप लोगों की क्लासें 5 हो चुकी हैं। तो जो 5 क्लासें हो चुकी हैं उसमें पुर्तगालियों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे डच के बारे में कि डच ने किस तरीके से पुर्तगालियों को भगाया और उनके सारे के सारे व्यापार और सारे के सारी जगहों पर कब्जा किया। तो जैसे ही स्पेन का पतन हुआ उसके बाद पुर्तगालियों की जैसे ही स्पेन का पतन हुआ उसके बाद पुर्तगालियों की जो शक्तियाँ थीं वो बिखर गईं। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, डचों ने उनका स्थान ले लिया। क्योंकि डच जो थे वो पहले से ही अपने वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्तियों को बढ़ावा दे रहे थे पहले से ही। क्योंकि पुर्तगालियों के द्वारा जो पूरब से सामान ले जाया जाता था इस लिस्बन में, तो लिस्बन से ये जो क्या करते थे, डच जो थे ये लिस्बन से एंटवर्प तक ले जाया करते थे। उसके बाद ये यूरोपीय बाज़ारों में बेचा जाता था। तो इस तरीके से पुर्तगाली कहीं ना कहीं अपनी वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल और अपनी नौसैनिक शक्तियों को कहीं ना कहीं इस तरीके से बढ़ावा दे रहे थे 16वीं शताब्दी के मध्य से ही। तो जैसे ही स्पेन का पतन हुआ पुर्तगालियों की शक्तियाँ बिखरी, यानी कि छीड़ हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, फिर एकदम से क्या हुआ, 17वीं शताब्दी के मध्य में ही डचों ने जो है वो पुर्तगालियों का स्थान ग्रहण कर लिया। ठीक है, यहाँ उनके स्थान पर आ गए और धीरे धीरे उनके सारी की सारी जगहों पर, सारे के सारे व्यापार पर कब्जा कर लिया। और ऐसा माना जाता है कि डचों का एक पहले से ही संकल्प था कि पुर्तगालियों के जो मसालों का व्यापार है इसको छीनना है। कि डचों का पहले से ही एक संकल्प था कि जो ये पुर्तगालियों का मसालों का व्यापार है इसको छीनना है। क्योंकि ये उनके राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ा हुआ या राष्ट्रीय भावनाओं के अंतर्गत संकल्प आता था कि ये जो पुर्तगालियों से जो है मसालों का व्यापार छीनना है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया यहाँ पर थोड़ा सा पुर्तगाली और डचों के बीच में के बारे में क्या किस तरीके से हुआ। अब बात करते हैं आगे डचों के बारे में। तो डच के बारे में बात करते हैं। तो नीदरलैंड और हॉलैंड के जो लोग हैं वही क्या कहला जाते हैं, तो नीदरलैंड और हॉलैंड के जो लोग हैं उनको ही क्या कहा जाता है, उनको ही डच कहा जाता है। तो भारत में 1596 में पहला डच आने वाला कौन हुआ, कार्नेलियस हाउटमैन। तो 1596 में भारत में प्रथम डच आने वाला कौन हुआ, कार्नेलियस हाउटमैन। उसके बाद में 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। डच संसद द्वारा इस कंपनी को 21 वर्ष का व्यापारिक अधिकार पत्र दिया गया था कि आप भूमध्य सागर के पूर्वी इलाकों में व्यापार कर सकते हैं। डच संसद द्वारा इस कंपनी को 21 वर्ष का व्यापारिक अधिकार पत्र दिया गया था कि आप भूमध्य सागर के पूर्वी इलाकों में व्यापार कर सकते हैं। और इनका जो डचों का मुख्य केंद्र था, डचों का जो मुख्य केंद्र था वो इनका हुआ करता था बैटेविया। ठीक है, डचों का जो मुख्य केंद्र हुआ करता था वो हुआ करता था बैटेविया। और कंपनी का संचालन एक बोर्ड के द्वारा किया जाता था जिसमें 17 सदस्य हुआ करते थे या 17 मेंबर हुआ करते थे। कंपनी का संचालन एक बोर्ड के द्वारा किया जाता था जिसमें 17 सदस्य हुआ करते थे। 17 सदस्य की अगर बात करें बोर्ड के द्वारा किया जाता था, यानी कि इस कंपनी में डच की तरफ से कई सारे व्यापारी व्यापार करते थे। ठीक है, तो एक इसको बोर्ड मान लिया। कंपनी का संचालन एक बोर्ड के द्वारा किया जाता था जिसमें 17 सदस्य थे। और कंपनी की जो प्रारंभिक पूंजी थी वो लगभग 65 लाख गिल्डर थी। ठीक है, जो लगभग 65 लाख गिल्डर थी। कंपनी की प्रारंभिक पूंजी कितनी थी, 65 लाख गिल्डर। और जॉइंट स्टॉक होल्डर कंपनी पहली कंपनी थी। शेयर कंपनी चालू की गई थी किसके द्वारा, डचों के द्वारा ही चालू की गई थी। पहली शेयर कंपनी चालू की गई थी, डचों के द्वारा ही चालू की गई थी। और 1605 में पुर्तगालियों पर आक्रमण करके इन्होंने इंडोनेशिया पर अधिकार कर लिया। 1605 में पुर्तगालियों पर अधिकार कर इनने क्या किया, 1605 में क्या किया इनने, पुर्तगालियों पर आक्रमण करके इंडोनेशिया पर अधिकार कर लिया। इंडोनेशिया जो कि मसाला द्वीप के नाम से फेमस था। ठीक है, इंडोनेशिया पर अधिकार कर लिया जो कि मसाला द्वीप कहा जाता था या मसाला द्वीप के नाम से फेमस था, उस पर अधिकार कर लिया इन्होंने। उसके बाद में क्या हुआ, 1605 में इनके द्वारा फर्स्ट फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली गई। 1605 में इनके द्वारा प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की गई या खोली गई। उसके बाद में 1610 में इन्होंने पुलिकट और 1616 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद में 1619 में जकार्ता के खंडहर शहरों पर 1619 में जकार्ता के
1619 में क्या किया डचों ने, 1619 में डचों ने क्या किया, जकार्ता के खंडायर शहरों पर बैटेबिया नामक नगर की स्थापना की। किसकी? बैटेबिया नामक नगर की स्थापना की, जो कि इनका मुख्य केंद्र हुआ करता था बैटेबिया, जो कि इनका मुख्य केंद्र हुआ करता था बैटेबिया। उसके बाद में इनके द्वारा स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन चलाया गया भारत में, इनके द्वारा स्वर्ण सिक्कों का भारत में प्रचलन चलाया गया, जिसको पैगोडा सिक्के भी कहा जाता था। तो भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने चलाया? डचों ने चलाया, जिसको पैगोडा सिक्के भी कहा जाता था। उसके बाद में 1627 में उसके बाद में 1627 में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पीपली नामक स्थान पर स्थापित की इन्होंने। 1627 में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पीपली नामक स्थान पर स्थापित की इन्होंने। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 1653 में हुगली के निकट चिनसुरा में फैक्ट्री स्थापित की। 1653 में इन्होंने क्या किया? हुगली के निकट चिनसुरा में एक फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद में इन्होंने कई सारे स्थानों पर कई सारे जगहों पर कई सारी फैक्ट्रियां स्थापित की, जैसे कि कासिम बाजार, पटना, कोच्चिन, कन्नौज और इन स्थानों पर फैक्ट्री स्थापित की। जैसे कि कासिम बाजार में 1658 में, पटना में 1658 में, कोच्चिन कन्नौज में 1663 में। इस तरीके से इन्होंने अलग अलग जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। ठीक है। उसके बाद में डचों के पास भारत में दो मुख्य उद्योग हुआ करते थे। डचों के पास भारत में दो मुख्य उद्योग हुआ करते थे, एक सूती वस्त्र उद्योग और एक नील उद्योग। तो डचों के पास भारत में दो मुख्य उद्योग हुआ करते थे, एक सूती वस्त्र उद्योग और एक नील उद्योग। और उसके बाद में क्या हुआ था? इन्होंने लगभग तो इनके पास दो मुख्य उद्योग हुआ करते थे। उसके बाद में क्या हुआ? 1641 में इन्होंने पुर्तगालियों से बीजापुर भी छीन लिया और उस पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों से बीजापुर भी छीन लिया और उस पर अधिकार कर लिया। और 1658 में लगभग इन्होंने श्रीलंका पर भी अधिकार कर लिया था। 1658 में इन्होंने श्रीलंका पर भी अधिकार कर लिया था। और उसके बाद में क्या हुआ? 1759 में एक युद्ध लड़ा गया, बेदरा का युद्ध। ये याद रखना, पूछा जाता है कि 1759 में किसके किसके बीच में, यानी कि बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ डचों के बीच और अंग्रेजों के बीच। और अंग्रेजों की तरफ से बंगाल का जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव वो था, और डच थे इधर। इसी युद्ध के बाद क्या हुआ? जब ये युद्ध हार गए अंग्रेजों से, उसके बाद ये इसी युद्ध के बाद वापस नीदरलैंड लौट गए। इसी युद्ध के बाद डच क्या हुए? वापस नीदरलैंड लौट गए। तो ये थी इतनी कहानी इनकी, ये थी इतनी कहानी डचों की, किस तरीके से इन्हें पुर्तगालियों को बजाया, उनके सारे के सारे व्यापार पर अधिकार किया, कब्जा किया, और उसके बाद में ये खुद वापस लौट गए। ठीक है। जब अंग्रेज़ों का, यानी कि अंग्रेज़ों का आधिपत्य ज़्यादा हुआ, ठीक है, अंग्रेज़ों की शक्तियाँ बढ़ी, उसके बाद में ये लौट गए।